स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कक्षा 8 की इतिहास बुक का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था। पहले उस पार्ट 1 से कुछ MCQ देख लेते हैं, देखें आपको कुछ याद है या नहीं। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपको इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड का निवासी था द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी ऑप्शन में है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, सी में है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, डी में है हिस्ट्री ऑफ जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से आप क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में है प्राचीन काल, ऑप्शन बी में है मध्यकाल, ऑप्शन सी में है ब्रिटिश काल, ऑप्शन डी में वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। ए लोगों की संख्या, बी उनकी जाति, सी उनके व्यवसाय और डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी लॉर्ड रिपन। ओके बच्चों, आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ओके, मतलब क्या समझ में आया? आखिरी जो मुगल बादशाह था शक्तिशाली, वो औरंगजेब था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो बच्चों इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आया कि जो औरंगजेब था वो लास्ट शक्तिशाली बादशाह था मुगल एम्पायर का, और मुगल एम्पायर ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर, बहुत बड़े एरिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा था। लेकिन जैसे ही इस औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके जो अंडर में जो सूबेदार और जमींदार काम करते थे ना, उन्होंने अपने अपने एरियाज पे अपना अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, जिसकी वजह से दिल्ली, जो कि एक ज़माने में बहुत ही पावरफुल सेंटर था मुगल एम्पायर का, वो अब इतना पावरफुल नहीं रह पाया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो बच्चों इस अध्याय में आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग जो कि केवल भारत में स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो यहाँ के स्वामी बन बैठे। ऐसा कैसे हुआ, ये हम चैप्टर में देखेंगे। ओके, पढ़ेंगे। ये पिक्चर दी गई है, इसमें क्या है? बहादुर कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो बच्चों इससे क्या पता चलता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उन विद्रोहियों ने, उन क्रांतिकारियों ने अपना नेता किसको बनाया था? बहादुर शाह जफर को। और जिसके नेता बनने की वजह से उनको एक पनिशमेंट मिली थी, उनके दोनों ही बेटों को मार दिया गया था और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो, तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो बच्चों हुआ क्या, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कहाँ पे थी? ब्रिटेन में। तो इन्होंने जो वहाँ की रानी है एलिजाबेथ, उससे एक चार्टर हासिल कर लिया, जिससे इनको पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। मतलब अब खाली इंग्लैंड की केवल यही एक कंपनी पूर्व में आकर व्यापार कर सकती थी और कंपनियां इसमें नहीं आ सकती थी, बैन था उनके ऊपर। ओके,
चार्टर मतलब होता है परमिशन लेटर, और इस चार्टर की वजह से अब इंग्लैंड की और कोई भी दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इससे उन्हें इंग्लैंड का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलता था भारत में। ओके, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप होकर का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1491 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ इस ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। तो बच्चों, इससे क्या समझ में आता है कि जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो तो उस चार्टर की वजह से रुक गई, लेकिन जो अदर कंट्रीज की कंपनियां हैं लाइक पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, वो तो पूरा में आके व्यापार कर सकती थी। और ऐसे ही जो पुर्तगाली लोग थे वो ऑलरेडी भारत में आ चुके थे, भारत के पश्चिमी तट पर, और उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। मतलब गोवा में आके रहने लग गए थे, व्यापार करने लगे थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1491 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कौन से समुद्री मार्ग का? कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड से होकर जहाज के जरिए भारत आया था। ओके, ठीक है। वो तो भारत में सबसे पहले आने का मार्ग का पता इस पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने लगाया था। अब आगे पढ़ते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। तो इससे क्या समझ में आया कि जो अदर कंपनियां थी, जैसे कि फ्रांस की कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी, ये सभी कंपनियां भारत में लगभग भारत के बने हुए सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनको खरीदना चाहती थी। मतलब सब एक ही प्रोडक्ट को खरीदना चाहती थी, जिसकी वजह से भारत में इनकी डिमांड बढ़ी। और आपको पता होगा जब डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस भी बढ़ने लग जाते हैं चीज़ों के, और प्राइस बढ़ने लगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी की कंपनियां थी उनको जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी काफ़ी कम होने लगा। तो अब ये कंपनियां इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही थी कि हम अपने कॉम्पिटिटर को ही अगर रास्ते से हटा दें तो सारी मुश्किलों का हल हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। इस पैसे से क्या समझ में आया कि ये जो व्यापारिक कंपनियां थी ये अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लगी थी, उनके सामानों को लूटने लगी थी, है ना। तो फिर इन व्यापारिक कंपनियों ने ही किलेबंदी बनाना शुरू कर दी। किलेबंदी मतलब अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास किला बना देना। ओके, तो ये किलेबंदी जब करने लगे तो वहाँ के जो स्थानीय नवाब या राजा थे उनको दिक्कत होने लगी थी। क्यों दिक्कत होने लगी थी, आइए अब हम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखते हैं इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या मुश्किलें आई हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली का विरोध क्यों न करते।
तो बच्चों इस बेसिस में हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी किस तरह से आई और अपनी सत्ता स्थापित कर रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले 1651 में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद उन्होंने अपने व्यापारियों को वहीं उस फैक्ट्री के आसपास रहने के लिए बोला। फिर जब आप व्यापारी लोग आने लगे तो उसने वहाँ आसपास किलेबंदी भी कराने लगी। फिर किलेबंदी भी कराई और इसके अलावा उन्होंने कंपनी से इस बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का टकराव होने लगा, क्योंकि जो औरंगजेब था उसने कंपनी को विदाउट टैक्स पे के व्यापार करने की अनुमति दे दी, और उसकी वजह से जो बाकी कंपनियां थी वहाँ पर उन्होंने भी टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो ऐसे में फिर बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने विरोध भी किया और स्टार्टिंग में कंपनी को 3 गाँव की ज़मींदारी दी गई थी, है ना। 1696 में उन्होंने अपना एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 3 गाँव की ज़मींदारी दी गई थी, जिनमें से एक गाँव था कालिकाता, जो कि अब कलकत्ता जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। किलेबंदी की गई थी इस तरीके से। ओके, व्यापारों से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब की टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली मतलब टैक्स वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, मतलब टैक्स हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो इस बेसिस से यही पता चलता है कि जब औरंगजेब था तो उसने तो कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने की सुविधा दे दी थी, लेकिन जो ही औरंगजेब मरा तो ये जो बंगाल के नवाब थे जैसे मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अली वर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला, इन्होंने कंपनी को जो भी छूटें दी गई थी औरंगजेब की तरफ से उन सब पर बैन लगा दिया था। यही नहीं, बैन भी लगाया, मतलब उनकी किलेबंदी को रोक दिए, उनको टैक्स पे करने को कहा। इसके अलावा उनसे तोहफे भी मांगे, नजराने मतलब एक तरफ से गिफ्ट मांगना, है ना। तो जब ये कंपनी को ये सब छूट देने से इन्होंने मना कर दिया तो कंपनी भी अब इनके विरुद्ध जाने लगी थी और कंपनी भी अपना क्या बयान दे रही थी कि इन नवाबों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है। और फिर एंड में क्या हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ इन कंपनी और नवाब के बीच में। ओके, अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व मतलब टैक्स पे करे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो कंपनी ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने? नवाब ने, सॉरी कंपनी ने नहीं, नवाब ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उतरकर रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जो इस बेसिस में प्लासी के युद्ध का कारण भी पता चलता है। कारण क्या है कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को जो रियायतें दी गई थी, जो छूटें दी गई थी, उन पर बैन लगा लिया था। इसके अलावा कंपनी भी उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, मतलब वो किसी कठपुतली नवाब जो उनके इशारों पर चल सके उसे नवाब बनाना चाह रही थी, पर बन कौन गया था? सिराजुद्दौला।
तो इसके अगेंस्ट में सिराजुद्दौला ने फिर उनकी वो कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर हमला किया। और जब कलकत्ते पर हमला करने जा रही थी तो फिर रॉबर्ट क्लाइव भी आ गया और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। और हार का कारण क्या बताया जाता है कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और वो कंपनी के साथ मिल गया। उसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया और कंपनी ने उसको बेका दिया कि इस सिराजुद्दौला को हटाकर हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए युद्ध में। तो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, 1757 किनके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में। हारा कौन, सिराजुद्दौला। हार का कारण सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ता है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कौन, मीर जाफर। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने और के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी, मतलब ब्रिटेन से सोने का आना कम होने लगा और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो बच्चों, बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्लासी की जंग के बाद कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ। तो कंपनी ने सोचा कि मीर जाफर को हम नवाब बना दें, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन उसने फिर वो भी कंपनी के मुताबिक कठपुतली की तरह काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर मीर कासिम भी परेशान करने लगा, उसने भी उसका कंपनी का अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो फिर उसको भी हटाया। कौन सी लड़ाई में हराया, बक्सर की लड़ाई में। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बक्सर की लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी, तो कंपनी, अंग्रेज और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उनके बीच में। फिर मीर कासिम को भी हराया, उसके बाद वापस से मीर जाफर को ही दोबारा नवाब बना दिया और इतना ही नवाब भी बनाया। और इसके अलावा एक शर्त भी थोप दी कि जो भी नवाब है ना बंगाल का, जैसे कि मीर जाफर उस टाइम पे बना था, तो उसे 5 लाख रुपए कंपनी को हर महीने देने होंगे, या हर महीने। लेकिन फिर 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो कंपनी ने सोचा अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कंपनी केवल व्यापार करने के उद्देश्य से थी और उसने सोचा था कि ये जो स्थानीय नवाब वगैरह है इनकी हेल्प से अपना काम चल जाएगा। लेकिन जैसा कि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा, इन नवाबों के साथ बार बार टकराव होते थे, तो कंपनी ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। तो 1765 में इन्होंने मुगल सम्राट से बंगाल प्रांत की दीवानी हासिल कर ली। मतलब दीवानी मतलब अब ये बंगाल से जो भी टैक्स कलेक्ट होता उसे ये इकट्ठा कर सकते थे और बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उन पर भी इनका कंट्रोल मिल गया था इनको। दीवानी मतलब एक तरफ से वहाँ का अधिकार मिल गया कि अब उस एरिया को आप अपने अंडर में लेकर अपने हिसाब से अपने चला सकते हो। तो जब बंगाल की इनको दीवानी मिल गई तो इनको इससे क्या फ़ायदा हुआ, वो भी इस बेसिस पे बताया गया है कि जब बंगाल की दीवानी मिली तो बंगाल से जो टैक्स वसूल होता था उसी से ये अपने सारे खर्चे, अपनी सेना का खर्चा वगैरह, दफ्तरों का खर्चा, किले बनाने का खर्चा, ये सब निकालने लग गए। और इनकी एक बहुत बड़ी समस्या कि भाई इन्हें कुछ भी भारत में खरीदने के लिए ब्रिटेन से लाए गए सोने के बदले में खरीदना पड़ता था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें, वो जो भारत से उनकी जो इनकम हो रही थी उसी से वो अपने खर्चे उठाने लग गई थी, उसी से अब चीज़ें खरीदने लग गई थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास मतलब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401,102 पौंड के बराबर थी। पौंड वहाँ की करेंसी थी, तो 401,102 पौंड उसने लगभग कलेक्ट कर लिया था भारत से। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति मतलब बेहिसाब संपत्ति, इतनी सारी संपत्ति और वो भी अचानक के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों का और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो बच्चों, इस पे से हमें ये समझ में आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से लगभग कितनी इनकम अचीव कर ली थी। और वह भारत का 2 बार गवर्नर जनरल बना था। उसकी इस इनकम पर लोगों को डाउट भी होने लगा था, इसलिए उस पर जो ब्रिटिश संसद है उसमें मुकदमा भी चलाया गया था। और इतना और पता चलता है कि भाई 1774 में उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो इतनी इनकम कलेक्ट कर ली थी, लेकिन अदर अफसरों ने इतनी इनकम नहीं कलेक्ट करी थी। और उनका मेन मकसद तो यही था कि यहाँ से थोड़ा अच्छा खासा कमा कर वापस से अपने घर परिवार ब्रिटेन लौट कर वहाँ के अपने फैमिली के साथ रहना। और जो लोग यहाँ से ब्रिटेन वापस लौटे, इंग्लिश लोग, उन्हें वहाँ पर नवाब कहा जाता था। नवाब, ठीक है। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट मतलब कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक रिप्रेजेंटेटिव। और उनका काम क्या था? कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनके व्यापार को आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर के मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम चुकाने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। बच्चों, इस बेसिस से क्या समझ में आया कि जो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी थी, उसके बाद ये जो कंपनी है इसने जो भारत की रियासतें हैं उनमें अपने अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए। और इसके अलावा एक सहायक संधि इन्होंने बनाई। जो भी रियासत इस सहायक संधि पर साइन कर लेती थी उसे अपनी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं होता था। वो कंपनी उनको सेना प्रोवाइड करती थी और बदले में वो कंपनी को मतलब रियासतें कंपनी को पैसा देती थी। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता कि जो रियासतें हैं वो कंपनी को जो पैसा है, जो रेंट है उनकी सेना का, वो देने में चूक जाती, तो फिर कंपनी उनके एरियाज़ को अपने अंडर में ले लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया गया है कि रिचर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था। मतलब आधा अवध इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था इस सहायक संधि के थ्रू। इसके अलावा हैदराबाद के भी कई इलाके इन्होंने अपने अंडर में ले लिए थे इस सहायक संधि। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, सहायक संधि द्वारा छीने गए इलाके, तो एक तो आधा अवध और हैदराबाद।
इसके अलावा और क्या हो सकता है? सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के जरिए कंपनी भारत की रियासतों को सेना प्रोवाइड करवाती थी और बदले में रियासतों को कंपनी को सेना के बदले में पैसा देना पड़ता था। ओके, इसमें रेजिडेंट के बारे में बताया गया है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप के मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ओके, तो मतलब रेजिडेंट का काफ़ी इंक्लूडेशन था राज्य के हर निर्णय, रियासतों में हर डिसीजन में। और अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता रेजिडेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर वही टकराव हो जाता रियासतों के राजा के साथ। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, जो कि क्या कहलाते हैं? शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। मतलब वहां पर कंपनी ने डायरेक्ट युद्ध किया, कोई किसी सैनिक, कोई संधि वंधि का सहारा नहीं लिया। प्रत्यक्ष सैनिक टकराव मतलब डायरेक्ट युद्ध करके हथिया लो किसी भी जगह को। तो हैदर अली, टीपू कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? मैसूर की। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात मतलब उनको बेचने पर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से भी रोक दिया। तो जो ये टीपू सुल्तान था, इसने कंपनी को निर्यात मतलब कंपनी को कुछ भी काली मिर्च, इलायची वगैरह बेचने से रोक लगा दी। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल सौदागर थे, उन्हें भी इन कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया कि आप इनके साथ व्यापार मत करो, रोक लगा दी उस पर एक्चुअली। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो जो टीपू सुल्तान था, इसका अंग्रेजों से तो इतना बहुत ही कट्टर रिलेशन था, लेकिन जो फ्रांस के व्यापारी थे, फ्रांस से जो आए थे व्यापारी, उनसे इसका अच्छा संबंध था और उनकी मदद से इसने अपनी सेना को मॉडर्न मतलब अपडेट भी किया, उन्हें आधुनिकीकरण किया, मतलब उन्हें आधुनिक शस्त्रों से परिचित कराया, उन्हें चलाना सिखाया। और किसकी मदद से? फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। तो अंग्रेज लोगों ने जब ऐसा किया, टीपू सुल्तान और हैदर अली जो भी थे, उन्होंने जब ऐसा किया तो अंग्रेजों को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें व्यापार करने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो यही पता चलता है कि उसके बाद मैसूर के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 4 बार युद्ध हुआ। 4 बार युद्ध हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टम लास्ट युद्ध था और उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। उसके बाद जो मैसूर है वो वहाँ के ही पुराने वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो सहायक संधि थोपने वाले 3 इलाके तो हमने पढ़ लिए, एक तो अवध था, एक हैदराबाद था और एक मैसूर था। ये भी पढ़ लेते हैं टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपनी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती है। ओके, तो ये शेर मैसूर की स्टोरी है। लास्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया था, शेर मैसूर मिलाओ कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए। तो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम उस समय। ओके, अब मराठों से भी अंग्रेजों की लड़ाई होती है। देखते हैं क्या क्या। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था।
उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी कन्फेडरेसी मतलब एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। मानजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो मराठों के बीच में पहला युद्ध 1782 में हुआ था और इसकी एंडिंग सालाबाई संधि, याद रखना सालाबाई संधि क्या है, ये तो कुछ पता नहीं है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, मतलब इस संधि के तहत नहीं जीत पाया था। ओके। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तो दूसरे मराठा युद्ध का, अंग्रेज मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उड़ीसा, आगरा और दिल्ली ये अंग्रेजों के कब्जे में चले गए, है ना। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। फाइनली तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा पूरी तरीके से हारे। ओके। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिटूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का कब्जा हो चुका था। तो बच्चों, मराठों से लड़ाई के बाद मराठों से भी उनको भी पराजित कर दिया। तो अब विंध्य पर्वतमाला, जो कि लगभग भारत के साउथ में, ऑल ओवर साउथ में कंपनी का कब्जा कंट्रोल हो गया था। ओके। और ये ध्यान रखना कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के साथ में खत्म हुआ था। इस संधि के तहत मतलब ऐसा है कि आपस में बातचीत करके काफी लंबे समय तक इन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, वार्तालाप करके सॉल्यूशन निकाल लेना। ओके। तो ये थी वो सालाबाई संधि। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विकास की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब लॉर्ड हेस्टिंग एक नई पॉलिसी लेके आया। कौन सी? सर्वोच्चता। क्या था इस पॉलिसी में? कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने, मतलब उनको कब्जे में लेने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने या उनको ऐसी धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यही इनकी सर्वोच्चता की नीति थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। कितूर, जो कि कर्नाटक में पड़ने वाला एक छोटा सा राज्य था, वहां से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रायन्ना ने विरोध किया। संगोली का एक गरीब चौकीदार था ये। अब आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं करने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, मतलब उसको भी कब्जे में ले लिया। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि अंग्रेज रूस से डरी हुई थी कि कहीं रूस है ना पूरे एशिया में अपना चपेट ना ले ले, मतलब पूरे एशिया में अपना कब्जा ना कर ले। तो इस डर के चलते उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना कब्जा, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। ओके। तो जैसे कि उन्होंने पंजाब में अपना नियंत्रण करना चाहा तो वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी दाल नहीं गलने दी, मतलब उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन जब रणजीत सिंह मर गए तो उसके बाद तो उनकी कोशिशों को कामयाब होना ही था। तो 1839 में वो मरे और 1849 में उन्होंने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। ओके। अब हम पढ़ेंगे विलय नीति। अभी तक हमने सहायक संधि पढ़ी है, सर्वोच्चता की पॉलिसी पढ़ी है, अब हम विलय नीति पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। मतलब ये नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि
वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा बड़ा फूटा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो बच्चों, इस पेशे से क्या पता चलता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक नई नीति पॉलिसी अपनाई थी, जिसे नाम दिया गया था विलय नीति। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई शासक है, कोई राजा है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका अगर कोई पुरुष पुरुष पुत्र ना हो, वारिस ना हो, तो उसकी रियासत कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। और इस नीति के तहत लिए गए जो इलाके थे वो थे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। और अवध पर कंपनी ने वहाँ के नवाब को भ्रष्ट बताकर अधिग्रहण किया था। मतलब उसने ऐसा बता दिया था कि भाई यहाँ का नवाब कुशासित है, कुशासन करता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वहाँ के जो लोग थे उस नवाब से बहुत स्नेह रखते थे और इस तरह से कंपनी ने ऐसा आरोप लगाया कुशासन का। तो बदले में वहाँ की जनता थी अवध की, उन्होंने भी 1857 के महान विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। इन्होंने संबलपुर से अंग्रेजों का विरोध किया था। यहाँ पर मैप दिए गए हैं कि 1797 में जो येलो कलर है वो ब्रिटिश शासन के अंडर वाले क्षेत्र है, और क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वो इस कॉफ़ी कलर में है, मतलब ये। और ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। ये इंपॉर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में बंगाल की ब्रिटिश एम्पायर की 3 प्रेसिडेंसियाँ हो चुकी थी, एक तो बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। तो उसने न्याय के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, ये अब हम पढ़ेंगे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होगी, एक तो फौजदारी अदालत और एक होगी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। कौन? यूरोपीय जिला कलेक्टर। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती। ये काजी और मुफ्ती क्या होता है पहले ये जान लो आप। या साइड में बॉक्स दिया गया है। काजी मतलब एक न्यायाधीश और मुफ्ती मतलब मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ओके, तो फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर मतलब टैक्स कलेक्ट करना होता था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। किसका कार्यालय? जो कलेक्टर है उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन चुका था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। अब हम कंपनी की फौज के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। कंपनी की मेन पावर क्या में थी? सैनिक पावर में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। तो इस पैराग्राफ में तो मुगल एम्पायर की फौज के बारे में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं कंपनी की फौज के बारे में भी पढ़ेंगे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोई, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपोई आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब होती है एक बंदूक, आप इधर पढ़ सकते हैं
मस्केट मतलब पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। ओके, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ओके, तो एक और कि 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवारों और टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे और अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ओके, निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में, मतलब पहले समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी, मतलब अब ओनली 3 वीक्स लगेंगे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा, मतलब डायरेक्ट शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। नाउ द चैप्टर कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाए। दीवानी, दीवानी मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर हमने पढ़ा था, टीपू सुल्तान। रानी चेन्नम्मा कितूर की रानी थी। अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने कितूर में। सिपोही मतलब सिपोही। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब रिक्तिस्तान भी देख लेते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने विलय नीति या एक और नाम दे सकते हैं चूक का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में स्थित थी। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये गलत है। 18वीं सदी में अंग्रेज मजबूत होते गए थे, ना कि मुगल साम्राज्य। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी थी, बट पूरे यूरोप की नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। हाँ, ये तो सबसे ही ज़्यादा गलत है। उन्होंने तो ऊपर से नीचे लेके पूरा सर से पाँव तक बदलाव किए थे। ओके बच्चों, अब आपको अगर पसंद आया हो कुछ भी, मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और कहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ मिस्टेक्स रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधारने की कोशिश करूँगा, और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ उसका भी एक बार सुझाव दे देना।